अध्याय 11 लोकगत शासन के लाभ। इस लोकगत शासन में शक्ति का केंद्र सदैव ही जनता रहेगी एवं व्यवस्था का नेतृत्व सदैव ही योग्य लोगों के हाथ में रहेगा, क्योंकि यदि 10% जनता भी किसी नेता के कार्य से संतुष्ट नहीं है तो जनता उस नेता को पुनः चुनाव में भेज सकती है। इस कारण सभी नेताओं को यह ध्यान रखना होगा कि सारी जनता उनके कार्य से संतुष्ट रहे। इस व्यवस्था में प्रति व्यक्ति का संतुष्टि का सूचकांक होगा, जो कि सीधे जनता के द्वारा ही दिया जाता रहेगा, जिससे सदैव ही ये पता चलता रहेगा कि कितने लोग संतुष्ट हैं व्यवस्था से और कितने नहीं। नेताओं को कोई भी नीति बनाते समय ये ही ध्यान रखना होगा कि उस नीति से सभी का लाभ हो। दूसरा, नेता लोग जो भी निर्णय करेंगे वो सारे निर्णय और उनके कारण और उनकी व्याख्या सब कुछ इंटरनेट पर रहेगी, अर्थात जनता कभी भी इंटरनेट पर कोई भी जानकारी देख या पढ़ सकेगी। वो समझ सकेगी कि कौन सी नीति या निर्णय नेताओं ने लिए हैं और क्यों लिए हैं, उनसे सभी का क्या लाभ है आदि आदि। नेताओं की सभी नीतियां और निर्णय पारदर्शी रहेंगे जनता के लिए। सरकार और जनता के बीच कोई दीवार न होने के कारण किसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सब कुछ साफ साफ रहेगा। सारी सुख सुविधाएं तो सभी के लिए एक जैसी ही रहेंगी और अधिकतम रहेंगी, तो अलग से किसी को अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ करने की आवश्यकता होगी नहीं। अर्थात कोई भ्रष्टाचार के लिए ना तो मजबूरी होगी और पारदर्शिता होने के कारण ना ही करना संभव होगा। तो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा और मुख्य लाभ ये होगा कि नेता लोग कभी भी निरंकुश नहीं हो सकेंगे। वो कभी भी अपने उत्तरदायित्व में आलस्य नहीं दिखा सकेंगे और इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने किसी कर्म में आलस्य नहीं दिखा सकेगा। यदि करने का प्रयास भी करेगा तो जनता को उसका पता साफ साफ चलेगा, क्योंकि सभी के कर्म इंटरनेट पर पड़े होंगे जिन्हें कोई भी कभी भी देख सकेगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए RTI लगानी होगी, कभी भी कोई इंटरनेट पर देख सकेगा। सभी को, चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, उनको उनकी रुचि का कार्य ही उनकी योग्यता आदि के आधार पर दिया जाएगा, जिस कारण उस कार्य को करने में उनको सुख की प्राप्ति होगी। इस कारण भी किसी को अपने कार्य में आलस्य स्वाभाविक रूप से नहीं रहेगा, क्योंकि जिससे हमें सुख होता है उस कार्य को तो हम सभी बिना वेतन के भी करने को तैयार रहते हैं। रुचि का कार्य होने के कारण एवं उस कार्य से संबंधित शिक्षित एवं प्रशिक्षित होने के कारण उच्च गुणवत्ता के ही प्रोडक्ट्स, सेवाएं एवं सुख सुविधाओं का ही निर्माण होगा, जिन्हें सभी भोग कर सुखी एवं संतुष्टि को प्राप्त होंगे। जो व्यक्ति जो भी ज्ञान पाना चाहेगा अपनी रुचि से वो पा सकेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम सभी अपनी इच्छा का ज्ञान, कर्म और भोग पा सकेंगे। इससे प्रत्येक स्तर पर सभी सुखी रहेंगे सदैव। चूंकि सभी का मान समान ही होगा तो ज्ञान और कर्म का चुनाव करते समय हमें केवल अपनी रुचि का ही ध्यान रखना होगा, ना कि आज की तरह ये सोचना पड़ेगा कि भाई मेरी रुचि तो वाहन का चालक बनने की है, परंतु तो वाहन चालक का वेतन बहुत ही कम होता है दूसरे रोजगारों की तुलना में। अब यदि मैं अपनी रुचि के अनुसार चलता हूं तो मैं सभी भोगों को भोग नहीं पाऊंगा वेतन कम होने के कारण, और यदि कोई अधिक वेतन के रोजगार के बारे में प्रयास करता हूं तो उसमें रुचि ना होने के कारण उसमें मैं अपना सर्वाधिक योगदान नहीं कर पाऊंगा, जिस कारण उसमें सफलता भी निश्चित नहीं होगी। और यदि बहुत दुख उठाकर या आरक्षण के कारण मैं उसमें कुछ स्तर तक सफल हो भी गया तो उस रोजगार को पाकर भी मैं प्रसन्न नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि उसमें मेरी रुचि नहीं है। उस रोजगार को अनमने ढंग से करूंगा, जिससे दूसरे लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा और उनके कोप का भाजन भी बनूंगा। इस प्रकार वेतन तो अधिक पा लूंगा और अधिक भोगों को भोग लूंगा, परंतु जीवन में पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पास मेरे रुचि का ज्ञान और कर्म नहीं होगा। क्योंकि अधिकतम लोग भी यही कर रहे होंगे तो वे भी उच्च गुणवत्ता के भोगों का निर्माण नहीं कर रहे होंगे मेरी तरह ही। इस प्रकार मुझे भी उच्च वेतन पाने बावजूद उच्च गुणवत्ता के भोग नहीं मिल पाएंगे, तो उच्च गुणवत्ता के भोगों का सुख भी नहीं मिल पाएगा, यानी कि भोग सारे मिलावटी होंगे। सभी का वेतन एक समान ना होने के कारण मेरे दूसरे सगे संबंधियों को भी जब मैं दुखी देखूंगा तो उस कारण भी मैं दुख का ही अनुभव करूंगा, क्योंकि सभी अपने आसपास भी सबको सुखी ही देखना चाहते हैं। तो मेरा कहने का आशय यही है कि यदि किसी प्रकार कुछ लोग अधिक भोगों को पा भी लेंगे तो भी उनके दूसरे दुखों का कोई समाधान नहीं होगा इस असमान अर्थ वाली व्यवस्था में।
इसीलिए जब तक सभी का आर्थिक स्तर समान नहीं होगा, जब तक सभी का मान समान नहीं होगा, तब तक हमारे लिए सभी दुखों के दरवाजे खुले रहेंगे। इसी असमान आर्थिक स्तर वाली किसी भी व्यवस्था में सभी लोग दुखों को ही प्राप्त होते हैं, चाहे वो धनी हो या निर्धन, अच्छा हो या बुरा, ऊंचे पद पर हो या नीचे पद पर या बिना पद का। यानी कि व्यवस्था यदि सही नहीं है तो सभी प्रकार के लोगों का दुखी रहना तय है। उसी प्रकार यदि व्यवस्था सही हो तो सभी प्रकार के लोगों का सुखी होना तय ही है। इस प्रकार कुल मिलाकर व्यवस्था ही मुख्य कारण है हमारे सुखी अथवा दुखी रहने का। इसलिए हम सभी लोगों को दुखों के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के स्थान पर सही व्यवस्था को लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सबके पास उनकी इच्छा का ज्ञान, कर्म और भोग रहने से व्यक्तिगत रूप से सभी सुखी रहेंगे। आपस में लड़ाई झगड़े का कोई कारण नहीं रह जाएगा। इससे हमारे संबंध मधुर हो जाएंगे, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती रहेगी। हमें एक दूसरे से असत्य बोलना भी नहीं होगा, तो इससे सभी का सब में भरोसा बना रहेगा। प्रतिद्वंदिता भी कभी हम लोगों के बीच उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए कोई कारण नहीं रहेगा। व्यक्तिगत सुखों की प्राप्ति हमें हमारी रुचि के अनुसार ज्ञान, कर्म, भोग, विश्राम आदि सभी सुख सुविधाएं सदैव मिलती रहेंगी और आवश्यकता अनुसार सुरक्षा आदि भी मिलती रहेगी सदैव। सभी बच्चों का पूरा लालन पालन, शिक्षण प्रशिक्षण 25 वर्ष तक सरकार ही निर्वहन करेगी, चाहे बच्चे अपने माता पिता के साथ रह रहे हों या उनसे अलग सरकार के पास। इस नीति का लाभ ये होगा कि सभी बच्चों का जीवन एक ही मापदंड वाला होगा। कोई बच्चा अपने आप को ना तो किसी दूसरे बच्चे से महान अनुभव करेगा और ना ही तुच्छ, क्योंकि सभी का जीवन समान आर्थिक स्तर वाला होगा। बचपन से ही कोई बच्चा अपनी तुलना किसी दूसरे बच्चे से कदापि नहीं कर सकेगा और ना ही बड़े लोगों को भी तुलना करने का कोई कारण रहेगा। कोई भी बच्चा किसी भी विषय को चुने और उसमें कितना भी अध्ययन करे, सारी स्थितियों में उसका मान बराबर ही होगा। न किसी का कम और न किसी का अधिक मान होगा। सभी विषयों का मान समाज में बराबर ही होगा। इससे बच्चों के बीच प्रतिद्वंदिता उत्पन्न नहीं होगी। एक दूसरे से बड़ा होने का या छोटा होने का भाव नहीं उत्पन्न होगा। एक दूसरे से ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होगी। एक दूसरे में शत्रुभाव उत्पन्न नहीं होगा। किसी दूसरे की वस्तु को चुराने का भाव उत्पन्न नहीं होगा। अनावश्यक संग्रह करने का भाव उत्पन्न नहीं होगा। माता पिता और दूसरे सगे संबंधियों के लिए हीन भावना या उच्च भावना उत्पन्न नहीं होगी आदि। जब कोई नकारात्मक भाव ही उत्पन्न नहीं होगा तो इन भावों से संबंधित विचार भी उत्पन्न नहीं होंगे और इसी प्रकार इन भावों और विचारों से संबंधित कर्मों का उदय भी नहीं होगा, क्योंकि नकारात्मक की इच्छाओं के उत्पन्न होने के लिए जो कारण होते हैं वो इस नई व्यवस्था में उत्पन्न ही नहीं होंगे। कुल मिलाकर सभी बच्चों में एक दूसरे के लिए समता का भाव स्वाभाविक रूप से आजीवन रहेगा। जब वो शिक्षा और प्रशिक्षण लेकर 25 वर्ष के हो जाएंगे तो समाज में उनका मान रोजगार स्वरूप स्थापित हो जाएगा, क्योंकि उनकी योग्यता आदि और रुचि के अनुसार उनको एक रोजगार प्राप्त हो जाएगा। जिसका जो भी रोजगार होगा वो ही उनका मान होगा। उदाहरण, यदि कोई बाल काटने का कार्य करेगा तो लोग उसे नाई के रूप में जानेंगे और जो कोई खेती का कार्य करेगा तो उसे लोग कृषक के रूप में जानेंगे। इसी प्रकार सभी रोजगार के बारे में समझ लेना चाहिए, लेकिन विभिन्न प्रकार के मान होते हुए भी सबका मूल्य समान ही होगा, अर्थात सभी विभिन्न प्रकार के मान एक समान मूल्य वाले ही होंगे। यानी कि रोजगार कोई भी हो पर उससे सबको समान जीवन स्तर ही मिलेगा, तो विभिन्न मान भी समान ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सभी रोजगारों का मान समान ही होगा और जो लोग रोजगार भी नहीं कर रहे होंगे वो भी समान मान ही पाएंगे जीवन में। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई कारण नहीं होगा किसी पर क्रोध करने का, लोभ करने का या मोह करने का, क्योंकि क्रोध तो तब आता है जब कोई हमारी इच्छा पूर्ति में बाधक बनता है। लोभ तब उत्पन्न होता है जब समय से हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती या भविष्य के प्रति असुरक्षा की भावना होती है कि पता नहीं हमारी इच्छा पूर्ति कब होगी या कि होगी भी कि नहीं। और मोह तब उत्पन्न होता है जब हम किसी पर आश्रित होते हैं और सोचते हैं कि ये मेरा पिता या मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरा पति अभी या बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे। इस कारण से उनसे हमें मोह उत्पन्न होता है।
इस व्यवस्था में कोई भी किसी अपने सगे संबंधियों पर किसी भी व्यक्तिगत सुख के लिए आश्रित नहीं रहेंगे। समय से सभी को उनकी इच्छा पूर्ति होती रहेगी। किसी की इच्छा पूर्ति में कोई दूसरा बाधक नहीं बनेगा, क्योंकि इन सब का कोई कारण ही नहीं है व्यवस्था में। ये हम सब समझ ही रहे होंगे। शुद्ध एवं उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की प्राप्ति स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो हम सभी जानते ही हैं। यदि लगातार खराब भोजन मिले तो हमारा स्वास्थ्य और हमारी आयु बहुत तेजी से घटती जाती है। हमारा सारा धन और समय भी केवल बीमारियों से लड़ने में ही खर्च होने लगता है और बस फिर मौत का ही इंतजार होने लगता है। आसपास भी सभी लोग दुखी होने लगते हैं और वो भी डरने लगते हैं कि जल्दी ही उनकी भी ऐसी ही खराब स्थिति होने वाली है। इस सब को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि भोजन में किन किन स्तरों पर मिलावट होती है और क्यों होती है, और इस नए सिस्टम में ऐसा क्या होगा जिससे ये मिलावट नहीं हो सकेगी। आओ समझें। आज के असमान आर्थिक स्थिति वाली आर्थिक व्यवस्था में अधिकतम लोगों को खुद ही अपना रोजगार करके धन की व्यवस्था करनी होती है। सभी की आय भी असमान ही रहती है। विशेष रूप से जो भोजन से संबंधित वस्तुओं का निर्माण या वितरण करते हैं, वे अपने लाभ के लिए भोजन सामग्री में अशुद्धि मिलाते चले जाते हैं, जिससे उनको अधिक धन प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस प्रकार से भोजन में अशुद्धि की मिलावट प्रारंभ होती है, क्योंकि उनका भी अपना परिवार है जिनका जीवन वो बहुत अच्छा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि सभी अपने परिवार को बहुत प्रेम करते हैं। परिवार के सुख के लिए उनको धन चाहिए होता है, और धन आने का तरीका उनके पास ये ही है कि वो कुछ मिलावट करें, कुछ भ्रष्टाचार करें या और कोई अपराध करें जिससे कि अधिक धन आ सके। उदाहरण के लिए जो लोग दूध का रोजगार करते हैं, जो कि यदि वे गाय आदि से प्राप्त करें तो वो काफी महंगा पड़ता है और बाजार में प्रतियोगिता होने के कारण उसका अच्छा मूल्य भी उन्हें नहीं मिल पाता, और जो मिलता है उससे उनके परिवार का जीवन बहुत ही कठिनाई से चलता है। अब जब वो देखते हैं कि दूसरे कुछ लोग बड़े अच्छे से जीवन जी रहे हैं, तो वो भी अधिक धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगते हैं, और इसी प्रयास में वो नकली दूध बनाकर बेचने लगते हैं। अपने परिवार के कुछ सदस्यों को सुख देने के लिए वो समाज के सदस्यों को दुखों में धकेल देते हैं। नकली दूध बहुत ही सस्ते में बन जाता है, जिससे उन्हें कम समय में अधिक धन प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। इसी प्रकार हम दूसरे भोज्य पदार्थों के बारे में भी समझ सकते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमारा अधिकतम भोजन विषाक्त हो चुका होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को खा जाता है। भोजन की श्रृंखला में सभी स्तरों पर जो भी मिलावट हो सकती है, उसमें लगे अधिकतम लोग मिलावट से नहीं चूकते, और इस कारण भोजन अधिक से अधिक विषाक्त होता चला जाता है। लेकिन जब तक हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी रहेगी, तक केवल कड़े नियम बनाने से इसे नहीं रोका जा सकता। सरकार यदि हर चीज में जांच बिठाएगी तो और भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा, क्योंकि जांच करने वाले भी तो मनुष्य ही हैं। उनका भी परिवार होता है और वो भी अधिक से अधिक धन चाहते हैं। वो केवल भ्रष्टाचार करके ही अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक भ्रष्टाचार होगा उतनी अधिक मिलावट होगी। भ्रष्टाचार रोकने का ये तरीका सही नहीं है। इससे कभी भी भ्रष्टाचार नहीं रुक सकता। कारण वही है कि जिन पर भ्रष्टाचार रोकने का जिम्मा होता है, वो खुद भ्रष्टाचार करके ही उस पद तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए चुनाव आयोग ने 28 लाख रुपए की सीमा तय की है विधानसभा के चुनाव के लिए। अब आप ही बताओ कि यदि कोई आदमी 28 लाख जैसी बड़ी धनराशि से चुनाव जीतेगा, वो भी केवल 5 वर्ष के लिए, तो वो 1 करोड़ का भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेगा? और यदि भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो वो अपनी और अपने परिवार का जीवन सुखपूर्वक कैसे जिएगा? 5 वर्ष के बाद उसे फिर से चुनाव में जाना है और उसमें जीत भी सुनिश्चित नहीं होती। इस प्रकार भ्रष्टाचार तो नेताओं से ही प्रारंभ हो जाता है, जिन पर उसे रोकने का उत्तरदायित्व होता है। इसलिए बिना व्यवस्था सही किए तो कोई भी भ्रष्टाचार रहित समाज संभव नहीं है। वो कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे भ्रष्टाचार करने का। अब जो व्यवस्था ऊपर लिखी है, संपूर्ण समाधान मेरे द्वारा, उसमें देखते हैं कि उसमें ना तो भ्रष्टाचार करने की कोई आवश्यकता होगी और ना ही कोई कर पाएगा। समझें कैसे? इस नई व्यवस्था में सभी आर्थिक रूप से समान होंगे, जब सभी को उनकी रुचि और मांग के आधार पर प्राप्त करने का एक समान अधिकार होगा।
जिसको जब भी जो भी चाहिए वो उसकी मांग कर सकेगा और प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि सरकार प्रत्येक वर्ष के प्रथम दिवस पर ही पूरे वर्ष के लिए मुद्रा आपके खाते में डाल देगी। मुद्रा केवल डिजिटल होगी और सरकार ही इसे आर्थिक गणनाओं को करने के लिए प्रयोग करेगी। लोग केवल अपने बैंक अकाउंट को देख सकेंगे। इस नई व्यवस्था में मुद्रा का प्रयोग केवल आर्थिक गणनाओं के रूप में ही होगा और केवल सरकार के द्वारा ही होगा। लोग आपस में मुद्रा का लेन देन नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार मुद्रा के लिए करना असंभव होगा। मुद्रा के लिए कोई अपराध करना संभव नहीं हो सकेगा और पहले तो किसी को इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि जिन भी कारणों से आज ये अपराध होते हैं उन कारणों में से कोई भी कारण इस नई व्यवस्था में उदय ही नहीं होंगे। सारे संसाधन सरकार के ही अंतर्गत रहेंगे। लोग केवल उनका अपनी रुचि आदि के आधार पर समानता से उपयोग करेंगे और मुख्य बात तो उपयोग की ही होती है। कोई भी व्यक्तिगत रूप से किसी संसाधन का ना तो मालिक होगा और ना कुछ भी करके मालिक हो सकेगा और मालिक होने का कोई औचित्य भी नहीं रहेगा। एक कहावत है, यदि आपने सुनी होगी कि सारे झगड़े जर, जोरू और जमीन के लिए ही होते हैं। इसमें जर और जमीन के बारे में तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तो सब सरकारी ही होगा। जर और जमीन के झगड़े नई व्यवस्था में होने का कोई कारण होगा नहीं। अब बचा जोरू के बारे में तो इसके भी लगभग सारे कारण समाप्त हो चुके होंगे। जोरू कहते हैं महिला जीवन साथी को। महिला के बारे में भी झगड़े का प्रमुख कारण यही मालकियत का भाव है और मालकियत का भाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि आज तक की व्यवस्था में ऐसा करके ही हमारा सुख निश्चित होता है। आज की व्यवस्था में जिसके भी आप मालिक होते हैं उसका भोग आप अपनी इच्छा से जब चाहते हैं कर लेते हैं और उसका सुख प्राप्त कर लेते हैं बिना रुकावट के। हालांकि ये 100% सत्य नहीं है, परंतु आज की व्यवस्था में मालिक होने से सुखी होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसके आप मालिक नहीं होते तो कुछ पक्का नहीं होता कि उसका सुख आपको मिलेगा कि नहीं। इसलिए सब मालिक होने के लिए प्रयास करते हैं, चाहे उसके लिए युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। पर इस नई व्यवस्था में हम सब बिना किसी का मालिक बने भी वो सारा सुख प्राप्त करेंगे जो कि हम मालिक होकर भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मालिक होने से उसकी देखरेख और सुरक्षा भी आपको ही करनी पड़ती है। परंतु इस नई व्यवस्था में ये सारी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी और देखरेख और सुरक्षा का चक्कर भी नहीं रहेगा। भविष्य में असुरक्षा का भी कोई भाव नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपको जो चाहिएगा वो मिलता रहेगा। जब आप लगातार ऐसा अनुभव करेंगे कि हम जब भी जो भी चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, तो इससे भविष्य के प्रति सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और आप कुछ भी संग्रह करना नहीं चाहेंगे। और ये संग्रह करने से ही मालकियत प्रारंभ होती है। संग्रह करना या मालकियत होना एक ही बात है, दो नहीं है। संग्रह करना या मालिक होना एक बराबर है। तो सही शिक्षा और सही वातावरण के द्वारा महिला के ऊपर जो झगड़े होते हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। अर्थात आपसी रिश्तों में भी जो हम एक दूसरे के मालिक बनने की कोशिश करते हैं, उसकी इस नई व्यवस्था में ना तो कोई जरूरत होगी और ना ही कोई ऐसा चाहेगा। और यदि कोई ऐसा करने की कोशिश भी करेगा तो वह इसे व्यवहार में ला नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा करना संभव नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार महिलाओं में पुरुषों का मालिक बनने के जो झगड़े होते हैं वो भी नहीं होंगे। आपसी संबंध केवल और केवल तभी बनेंगे जबकि हम एक दूसरे से आकर्षण या प्रेम अनुभव करेंगे। स्त्री पुरुष सभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र ही होंगे, तो वो धन के लिए तो एक दूसरे पर मालकियत दिखाएंगे नहीं। अब तो एक दूसरे के पास रहने का केवल और केवल एक ही कारण होगा और एक ही आवश्यकता होगी, वो होगा वास्तविक प्रेम। और इसकी भी कोई समय सीमा नहीं होगी। जब तक प्रेम है एक साथ रहो, जब प्रेम समाप्त तो संबंध समाप्त, संबंध समाप्त तो सहवास भी समाप्त। फिर जिसके साथ प्रेम अनुभव हो वहां जीवन जियो। इसी प्रकार से जीवन सुखपूर्वक चलता रहेगा बिना कोई समस्या आए। सभी प्रकार की गंदगी से मुक्ति अभी क्या होता है कि सभी अपने निवास स्थान का निर्माण स्वयं ही करते हैं। वे स्वयं ही स्थान को खरीदते बेचते हैं। स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा ये भी सभी व्यक्तिगत तौर से तय करते हैं। वहां सड़क कितनी चौड़ी छोड़ेंगे ये भी व्यक्तिगत आधार से लोग ही तय करते हैं। वहां पार्क के लिए जगह छोड़ेंगे कि नहीं, और यदि छोड़ेंगे तो कितनी छोड़ेंगे, ये भी वे लोग व्यक्तिगत तौर से ही तय करते हैं। फिर उस घर को बनाने के लिए क्या नक्शा होगा ये भी सभी व्यक्तिगत तौर से ही तय करते हैं।
निवास के निर्माण में किस गुणवत्ता के सामान का प्रयोग करेंगे, ये भी सभी अपने व्यक्तिगत तौर से ही तय करते हैं। और भी इसी प्रकार के निर्णय लोग व्यक्तिगत तौर से ही तय करते हैं। और इसके बाद सरकार वहां सामाजिक सुविधाएं देने के लिए आती है, और जो भी जगह वहां छूट गई है सड़क और पार्क के रूप में, उसमें सरकार वो जो सुविधाएं दे सकती है उन्हें देने का प्रयास करती है। वहीं से उन्हें मुख्य सड़क भी निकालनी होती है, वहीं पार्किंग भी देनी होती है, वहीं उन्हें बाजार भी देना होता है, वहीं उन्हें और भी दूसरी सुख सुविधाएं देनी होती हैं, जो कि सरकार के लिए बहुत कठिन हो जाता है। अब इस नई व्यवस्था में क्या होगा कि आवास की सारी व्यवस्था सरकार ही करेगी, सरकार ही तय करेगी। निवास के लिए कितना स्थान होगा, सरकार ही तय करेगी कि सड़क, पार्क, पार्किंग, पुस्तकालय, विद्यालय, स्टेडियम, सामाजिक स्थान, बाजार, नालियां, गंद निकासी की व्यवस्था आदि व्यवस्था सब कुछ सरकार ही तय करेगी। नक्शा, निवास स्थान में प्रयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता आदि भी सरकार ही तय करेगी। इससे ये होगा कि सभी सुविधाओं के लिए पर्याप्त स्थान मिलेगा, हरियाली पर्याप्त रहेगी, मुख्य सड़क निवास के बीच में से नहीं निकलेगी, सीवरेज सिस्टम पर्याप्त बन पाएगा, निवास स्थान की ऊंचाई सही होने से पानी की निकासी सही होगी, जिससे पानी कहीं भी एकत्र नहीं होगा और गंदगी उत्पन्न नहीं करेगा, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होगा। पूरा सिस्टम तैयार करके ही सरकार लोगों को वहां निवास करने के लिए आमंत्रित करेगी, उससे पहले नहीं। तो कई बार कम गुणवत्ता के बिजली के तार हम लोग भवनों में उपयोग करते हैं, जिससे भवनों में आग लगने का खतरा बहुत होता है। और हम सभी सुनते भी रहते हैं समाचारों में कि शॉर्ट सर्किट होने से वहां आग लग गई। इसी प्रकार की और भी सभी समस्याएं जो कि अभी गलत व्यवस्था के कारण उत्पन्न हो रही हैं, वो सब इस नई व्यवस्था में उत्पन्न ही नहीं होंगी। इस प्रकार उन समस्याओं के समाधान में हम लोगों के द्वारा बहुत सारा समय और धन खर्च होता रहता है निरंतर, उससे भी मुक्ति मिलेगी और जीवन अधिक सुखमय होगा, वो भी कम श्रम में। सुरक्षा के लिए ना के बराबर समय और श्रम खर्च करना पड़ेगा। इतना सारा मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन की बचत होगी। समाज के उपयोगों के फलस्वरूप जो भी सामान बचेगा, जिसको लोग बाहर फेंक देते हैं, सरकार उसको एकत्र करेगी और उसका या तो रिसाइकिल करेगी या उसका कंपोस्ट खाद बना देगी और खेतों में प्रयोग करेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ही पूरी व्यवस्था को देखेगी, ना कि लोगों के ऊपर व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर से छोड़ेगी। सभी कार्यों के लिए सरकार नियुक्तियां करेगी। सरकार ऐसा नहीं करेगी कि लोगों को बोलेगी कि शहर की सफाई स्वयं करो। कोई भी समस्या सरकार की ही मानी जाएगी और उसे ही उसका समाधान करना होगा। सब लोग सरकार ही होंगे, सरकार से बाहर कुछ होगा ही नहीं। संबंधों में वास्तविक प्रेम होगा। ऊपर आप समझ गए होंगे कि इस नई व्यवस्था में आपसी मनमुटाव के लिए कोई कारण उत्पन्न ही नहीं होगा। हमारे संबंध हमारी किसी बाध्यता के कारण नहीं होंगे, बल्कि आपसी सहमति से ही बनेंगे। बिना बाध्यता वाला संबंध ही तो वास्तविक प्रेम होता है, जो कि केवल और केवल आपसी सहमति पर आधारित हो। यदि संबंधों के विज्ञान को समझें तो हमें पता चलेगा कि सभी प्रकार के संबंध हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन संबंधों से हमें विभिन्न प्रकार के सुख मिलते हैं, और ये सुख ऐसे परिवेश में ही अधिकतम रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता ना रहे। हमारे संबंध केवल और केवल उन सुखों को प्राप्त करने के लिए ही बने जिनके लिए हम वो संबंध बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए पिता पुत्र के संबंध को ही लें। ये संबंध गोद लिए पिता पुत्र का या वास्तविक पिता पुत्र में से कोई भी हो सकता है। पिता को पुत्र की ओर से और पुत्र को पिता की ओर से जो भी सुख मिलते हैं, एक दूसरे के साथ रहने से वो सुख अधिकतम हो जाएंगे। यदि दोनों ही सदैव आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों तो जैसे पुत्र को पिता से वात्सल्य का सुख मिलता है, उसी प्रकार पिता को पुत्र से बाल सुलभ कीड़ाओं का सुख आदि मिलता है। दोनों आपस में सारे सुख तभी पा सकते हैं जबकि एक तो दोनों के पास समृद्धि हो और दूसरा दोनों ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। संबंधों में जितनी आर्थिक रूप से परतंत्रता अधिक होगी, उतने ही वो संबंध बाध्यता वाले होंगे और उन संबंधों से सुख की जगह दुख ही अधिक उत्पन्न होगा। अभी पिता पुत्र की ओर बहुत प्रेम से नहीं देख पाता और ना ही प्रेम पूर्ण व्यवहार ही कर पाता है, क्योंकि यदि वो अधिक प्रेम पूर्ण व्यवहार करेगा तो कहीं पुत्र कोई ऐसी वस्तु की मांग न कर बैठे जो कि पिता की आर्थिक स्थिति से बाहर हो।
ऐसा होने पर पिता संकोच अनुभव करेगा और अधिक प्रेमपूर्ण होने से बचेगा। और जब पिता ही अधिक प्रेमपूर्ण होने से संकोच करेगा तो पुत्र भी कैसे अधिक प्रेमपूर्ण हो सकेगा। दूसरा, पुत्र से प्रेम होने के कारण सदैव ही पिता पुत्र का अच्छा भविष्य बनाने की इच्छा से पुत्र को उस प्रकार की शिक्षा लेने के लिए बाध्य करता रहेगा जो कि हो सकता है कि पुत्र की रुचि में ना हो। इससे पिता और पुत्र के बीच संबंध में दूरी आने लगेगी, संकोच आने लगेगा और दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने लगेंगे। कई बार बहाने बनाएंगे, कई बार झूठ भी बोलेंगे, कई बार एक दूसरे पर क्रोधित भी होंगे क्योंकि पुत्र पिता के अनुसार नहीं चल रहा होगा। इस प्रकार यदि हम सभी संबंधों को समझने का प्रयास करें तो पाएंगे कि यदि पिता के पास पर्याप्त धन नहीं है तो भी, और यदि पुत्र का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो भी, और यदि दोनों एक दूसरे पर आर्थिक रूप से आश्रित हैं तो भी संबंध अपनी पूर्ण गहराई तक नहीं जा पाएगा। उसमें दूरी बनी रहेगी, उसमें एक अलगाव भी बना रहेगा, जबकि अंदर से दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, परंतु परिस्थितियों में दोनों अपने आप को बाध्य अनुभव करेंगे और संबंधों में प्रेम की गहराई तक जा नहीं जा पाएंगे और ना ही उसे अभिव्यक्त कर पाएंगे। इसी प्रकार सभी संबंधों में हम समझ सकते हैं। ये अनुभव हम सभी को अपने जीवन में रहते ही हैं। ये सब समझने में कोई कठिनता नहीं है। तो इस नई व्यवस्था में तो समृद्धि भी अपने चरम पर होगी और सभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी होंगे। किसी भी प्रकार की ऐसी स्वतंत्रता नहीं होगी हमारे जीवन में जिसके कारण कोई दुख होता हो। आश्चर्य ये है कि संसाधनों का खर्चा उतना ही होता है, चाहे आर्थिक स्वतंत्रता हो और चाहे आर्थिक स्वतंत्रता हो। केवल सही व्यवस्था के आने से ही इतना बड़ा अंतर आ जाएगा कि स्वतंत्रता नहीं रहेगी, केवल स्वतंत्रता ही होगी। रोटी तो सब खा ही रहे हैं, चाहे कैसे भी खा रहे हों, किसी न किसी स्थान में तो रह ही रहे हैं, चाहे वहां घर हो या ना हो। कपड़े भी तो पहन ही रहे हैं, चाहे फटे पुराने ही क्यों ना हो, चाहे लोग भीख मांगकर जीवन जी रहे हों और चाहे अपराध के द्वारा धन प्राप्त करके जीवन जी रहे हों, परंतु जी तो रहे हैं। तो प्राकृतिक और मानव संसाधन का तो पूरा प्रयोग हो ही रहा है, केवल प्रयोग ही नहीं दुरुपयोग भी हो रहा है। तो क्यों ना सही व्यवस्था लाकर इसे सुनियोजित तरीके से करें कि जिससे कोई भी प्रकार का दुख उत्पन्न ना हो और केवल सुख ही उत्पन्न हो, जिससे प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन का केवल सदुपयोग ही हो और परिणाम में केवल सुख ही आए। छोटे बड़े सभी युद्धों की सदैव के लिए समाप्ति, सारे झगड़े फसाद, छोटे बड़े युद्ध होने का मूल कारण यही है कि सबको सब कुछ समानता के आधार से नहीं मिल पा रहा है। व्यवस्था इस प्रकार की बना रखी है कि हमेशा हर वस्तु की कमी ही प्रतीत होती रहती है, जिसके कारण सब कोई उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपने आधार से प्रयास करते रहते हैं और कल को मिलेगी कि नहीं, इस भय के कारण वो अधिक से अधिक संग्रह कर लेना चाहते हैं, चाहे सारी जिंदगी उन्हें उन संग्रहित की हुई वस्तुओं की सुरक्षा में ही क्यों न बितानी पड़े। और इस चक्कर में वस्तुओं का और अधिक अभाव होने लगता है समाज में। एक तो खराब व्यवस्था के कारण सबकी खरीदने की शक्ति नहीं होती, जिससे बाजार में मांग बहुत कम रहती है, जिस कारण वस्तुओं का निर्माण कम होता है। उसमें भी संग्रह करने की बाध्यता के कारण कुछ लोग ही सारा संग्रह कर लेते हैं, जिसके कारण हर वस्तु की कमी ही प्रतीत होती रहती है। हम सभी जानते हैं कि सारी दुनिया में 1% लोगों के पास ही 80% छान रहता है। जिनके पास धन नहीं आता, सीधे रास्तों से वो लगे रहते हैं ये सोचने में और उसे करने में लगे रहते हैं कि किन रास्तों से धन उनके पास आ सकता है, और बताने की आवश्यकता नहीं कि वो सब रास्ते कानून के विपरीत ही होते हैं, यानी कि अपराध के रास्ते। और ये अपराध ही जब एक सीमा से अधिक हो जाते हैं तो छोटे बड़े युद्धों में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस स्तर के अपराध होते हैं उसी स्तर के युद्धों को जन्म देते हैं। व्यक्तिगत युद्ध, पारिवारिक युद्ध, सामाजिक युद्ध या सामष्टिक युद्ध, ये 4 स्तर के युद्ध संसार में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मुख्य समस्या क्या है, और वो है असमान अर्थशास्त्र वाली गलत व्यवस्था, हानिकारक उत्पादों से मुक्ति, जैसे पटाखे, युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र, मिलावटी खाद्य पदार्थ, धूम्रपान से संबंधित उत्पाद, नशे से संबंधित आदि ऐसे उत्पादन जो कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण समाज में फैलाते हैं, उसका सरकार उत्पादन ही नहीं करेगी। और इनमें जो ऐसे उत्पाद हैं जो कि समाज के लिए जरूरी है,
तो उनका वितरण सामाजिक आधार से करेगी, ताकि कम उत्पादन से ही सबका काम चल जाए। और उसके सही विकल्प के लिए सरकार वैज्ञानिकों से खोजें कराएगी, ताकि कम से कम प्रदूषण, जो कि प्रकृति स्वयं ही उसे सम कर ले, और बाकी बचे को सरकार वैज्ञानिक उपायों के द्वारा सम करेगी। क्योंकि इस नई व्यवस्था में सभी प्रकार का उत्पादन सरकार के द्वारा ही होगा, तो सब नियंत्रण में ही रहेगा। इस प्रकार या तो प्रदूषण होगा ही नहीं, और या तो निम्नतम होगा, जो कि वैज्ञानिक उपायों के द्वारा सम किया जाता रहेगा। आयु एवं स्वास्थ्य में वृद्धि, ये तो हम सभी जानते हैं कि खराब व्यवस्था में मनुष्य सदैव ही कई प्रकार की चिंताओं में रहता है। अधिकतम लोगों के पास तो जीवन से संबंधित जरूरतों की इतनी कमी रहती है कि वो तो ठीक से जीवन जी ही नहीं पाते। खान पान भी दूषित रहता है, हवा पानी भी दूषित रहता है, आपसी संबंध भी दूषित रहते हैं, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं भी ठीक से उपलब्ध नहीं रहती, शिक्षा भी सभी को सही से उपलब्ध नहीं होती, जिससे अधिकतम लोगों को ये ही ज्ञान नहीं होता कि आयु की वृद्धि और ह्रास किन कारणों से होता है। तो वो इन सब बातों का ध्यान नहीं रख पाते और कम आयु का जीवन ही उन्हें मिल पाता है, वो भी बहुत सारी बीमारियों के साथ। नई व्यवस्था में न किसी भी प्रकार की चिंता रहेगी, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उच्च गुणवत्ता की रहेंगी, वैज्ञानिक आयु बढ़ाने के लिए अनुसंधान भी करेंगे, भविष्य की कोई भी चिंता नहीं होगी कि कल भोजन कहां से आएगा, बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, वह उनका लालन पालन कैसे होगा, बड़े होकर रोजगार मिलेगा कि नहीं आदि। सभी प्रकार से जीवन सुरक्षित और सभी सुखों से भरपूर रहेगा। आर्थिक रूप से सभी स्वतंत्र होंगे। इस प्रकार की चिंता मुक्त व्यवस्था में जीवन की आयु और स्वास्थ्य स्वयं ही बढ़ने लगता है। इतिहास में आप देख सकते हैं कि जिन देशों में कुछ अधिक सुखकर व्यवस्था है, उन देशों के औसत आयु बढ़ती गई है। हमारी नई व्यवस्था में तो ये बहुत तेजी से बढ़ेगी। मानसिक सुखों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमारे अंतःकरण का विकास होना आवश्यक है, और अंतःकरण का विकास होता है सही शिक्षा के द्वारा। अंतःकरण चतुष्टय यानी कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का विकास, या कहें कि इन्हें संस्कारित करना होता है। शिक्षा के माध्यम से ये बताना होता है कि ये जीवन किस लिए है और कैसे उस लक्ष्य को जिया जा सकता है आदि। उसके लिए एक भाषा, जिससे कि हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सकें और सारी शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकें। गणित, जिससे हम गणनाएं कर सकें, सही निर्णय ले सकें, वो भी समय रहते। संज्ञान, जिससे कि जीवन की आवश्यक सभी सूचनाओं को अपनी स्मृति में रख सकें और आवश्यकता होने पर उनका प्रयोग कर सकें उस लक्ष्य को जीने के लिए। और जीवन दर्शन, जिससे हमें जीवन के बारे में सार रूप में सब कुछ पता चल सके, जीवन की दिशा का ज्ञान हम सबका हो सके आदि। इस प्रकार एक ही सही दिशा वाली शिक्षा से हम सब एक ही दिशा में एक दूसरे के सहयोग से गति करेंगे, तो आपस में कोई अंतर्विरोध उत्पन्न नहीं होगा, जिस कारण से हम सभी को मानसिक रूप से शांति रहेगी। इस मानसिक शांति की स्थिति में हम सभी सारे मानसिक सुखों को उत्पन्न कर पाएंगे और अपनी इच्छा अनुसार उनका उपभोग कर सुखी होंगे। हमारे मन और बुद्धि एक दिशा में रहेंगे। भाषा से मन का विकास होता है, गणित से बुद्धि का विकास होता है, संज्ञान से चित्त का विकास होता है और दर्शन से अहंकार का विकास होता है। मानसिक सुखों में मन और बुद्धि ही प्रमुख होते हैं। वो सारे ज्ञान, कर्म और भोग जिनमें मन और बुद्धि का प्रमुख एवं विशेष योगदान रहता है। मानसिक स्तर के खेल, ज्ञान, कर्म, भोग, विश्राम आदि का सुख प्राप्त कर सकते हैं अपनी अपनी रुचि अनुसार। भविष्य के प्रति सुरक्षा का भाव, अभी तो आप देखते हैं ही कि सभी मनुष्य भविष्य के प्रति असुरक्षा के भाव से भरे ही रहते हैं कि पता नहीं कल को क्या हो जाए, कल को हमें कुछ मिलेगा कि नहीं। और जिनके पास संग्रहित है उनको भय रहता है कि कहीं कोई इसे चुरा ना ले या छीन ना ले। इस प्रकार बहुत प्रकार की भविष्य की असुरक्षाओं से मनुष्य डरा हुआ ही रहता है। परंतु जब यही मनुष्य इस नई व्यवस्था में कुछ वर्ष जीकर ये अनुभव करेगा कि उसे जब जो चाहिए होता है वो आसानी से मिल जाता है, तो धीरे धीरे वो भविष्य के प्रति सुरक्षा से भरने लगेगा, या कहें कि वो निश्चिंत होने लगेगा कि चिंता की कोई बात नहीं है, जब जो भी चाहिएगा उसे मिल ही जाएगा। तो जीवन में हाय तौबा समाप्त हो जाएगी और मनुष्य एक संतुष्टता के भाव को प्राप्त हो सकेगा। उसके जीवन में एक सुख से भरा हुआ ठहराव रहेगा। किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की आपाधापी नहीं रहेगी, जिससे जीवन शांति वाला ही रहेगा।
आत्मिक सुखों की प्राप्ति अंतःकरण चतुष्टय में से चित्त और अहंकार का प्रमुख एवं विशेष योगदान होता है आत्मिक सुखों के लिए। जीवन के बारे में ज्ञान सबकी इच्छा के अनुरूप सभी को रहता है और चारों ओर उसी ज्ञान के अनुरूप जीवन को हम अनुभव करते हैं। अर्थात सभी ओर जहां तक भी हम देख पाते हैं सभी को सुखी ही देखते हैं। अपना जीवन सुखी है, अपनों का जीवन सुखी है और जहां तक भी हमारी नजर जाती है वहां तक सभी को सुखी अनुभव कर पाते हैं। तो इससे हमारे अंदर एक शांत और संतुष्ट अवस्था का उदय होता है, अपने लिए और बाकी भी सबके लिए। किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं रहता। हमारी सबकी सभी इच्छाएं समय से पूर्ण होती रहती है। भविष्य के लिए कोई समस्या दिखाई नहीं पड़ती। इस प्रकार की अवस्था के कारण हम अपने को आत्म रूप से तृप्त पाते हैं। अपने होने में एक सार अनुभव होने लगता है। ऐसा नहीं लगता कि यह संसार दुख का सागर है, बल्कि ऐसा लगने लगता है कि यह संसार तो केवल और केवल सुख का ही सागर है। अभी तो अधिकतर लोग दुखी जीवन होने के कारण जीवन मरण के चक से छूटने का, जिसको कि ये मोक्ष कहते हैं, उसका प्रयास ही पूरे जीवन करते दिखाई पड़ते हैं। इस जीवन में कोई सार नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ जन्म लेकर कोई पाप कर दिया या किसी ने हमें यहाँ सजा देने के लिए जन्म दे दिया, जिसे हम पूरा कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर हमें इस नरक से छुटकारा दिला दे। उसी आधार से संसार के सारे दर्शनों का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया है और तरह तरह के उपाय तलाशे हैं कि कैसे इस संसार चक से छुटकारा मिले। अभी इस समय पृथ्वी पर 10 से भी अधिक प्रमुख दर्शन प्रचलित हैं, जिनमें सभी यही कह रहे हैं कि मोक्ष कैसे मिले। इसी पर सारे आधारित हैं। इनमें 6 से अधिक तो केवल भारत में ही हैं। अब बताइए, सब के सब नकारात्मक। सारे दर्शन किसी स्वर्ग नाम का स्थान या बैकुंठ नाम के स्थान की ही बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ नहीं है, कहीं और है और उसकी लोकेशन भी नहीं पता। केवल वहां ही सुख, शांति और आनंद है। आपके मरने के बाद ही आप वहां जा सकते हैं। भय के लिए भी नरक नाम का एक स्थान बताते हैं, जहां पृथ्वी से भी अधिक घनघोर दुख है, परंतु वहां भी आप मृत्यु के बाद ही प्रस्थान कर सकते हैं। लेकिन वो स्वर्ग यहाँ पृथ्वी पर क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में दर्शन कुछ नहीं कहते। जीवन का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में कोई सटीक उत्तर कोई भी दर्शन नहीं देते। सारा जीवन मनुष्य का विरोधाभासों और अज्ञान में समाप्त हो जाता है। उसे सही से कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाता। यदि सही से चिंतन करके देखें तो दर्शन एक ही होना चाहिए। अनेक दर्शन होने से मनुष्य सदैव ही संदेह में रहता है कि कौन सा दर्शन सही है, और जब बहुत प्रयास से भी उसे सही दर्शन ज्ञात नहीं हो पाता तो कोई भी दर्शन को चुनकर जीने का असफल प्रयास ही करता है। सही दर्शन से इन सब अज्ञानों का निराकरण हो जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में विरोधाभास नहीं रहते और मनुष्य एक सुखी और निश्चिंत जीवन जी पाने में सफल हो जाता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य पूर्ण रूपेण सुख का अनुभव करने लगता है, जब हम अपने आप को अंदर और बाहर से पूर्ण रूप से सुखी अनुभव करने लगते हैं। इसी को आत्मिक स्तर का सुख हम कह सकते हैं। सभी स्तरों के ज्ञान, कर्म, भोग और विश्राम तो होते ही हैं, जिन्हें प्रत्येक स्तर का मनुष्य प्राप्त करके सुखी होता है। प्रतिद्वंदिता की समाप्ति। लोगों में प्रतिद्वंदिता तब उत्पन्न होती है जब ज्ञान, कर्म, भोग और विश्राम की समाज में कमी होती है। अर्थात जितनी मात्रा में ज्ञान, कर्म, भोग और विश्राम की कमी होगी, उसे पाने के लिए हम सब में आपस में कड़ी टक्कर होगी। इस टक्कर को ही प्रतिद्वंदिता कहते हैं। जब ऐसा होता है तो इसमें अधिकांश जनता ऐसी होती है जो कि अपने आप को प्रतिद्वंदिता करने के लायक भी नहीं समझती और चुपचाप उन लोगों को आपस में छीना झपटी करते हुए निर्बलों की तरह केवल देखती रहती है। कुछ लोग अपनी क्षमतानुसार कब्जा करके बैठ जाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि अधिकांश लोगों का जीवन इन कुछ लोगों के दासों की तरह हो जाता है। जो लोग संसाधनों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, वो इनको अपना दास बना लेते हैं। इन दासों को केवल जिंदा रहने के लिए खाना आदि देते हैं और बदले में सब तरह का शोषण करते हैं और सारी प्रकार की सेवाएं भी इनसे लेते रहते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक सभी प्रकार का शोषण होता रहता है और ये वर्ग अपना शोषण कराने के लिए बाध्य रहता है। सारा कार्य दास करते हैं और फल ये कुछ लोग भोगते रहते हैं और कहते रहते हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा। इसका अर्थ केवल वीर लोग ही सारी धरती का भोग कर सकते हैं और खराब व्यवस्था में ऐसा ही होता है।
कभी कोई ताकतवर आदमी इन दासों में उत्पन्न हो जाता है तो इस तरह फिर इन तथाकथित वीरों से लड़ाइयां करता है। इस प्रकार के लोग अधिकतर तो मारे जाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था हो जाती है जिसे पार करना बहुत कठिन होता है। पर कभी कभी कोई जीत भी जाता है जिससे व्यवस्था में कुछ अंतर आ पाता है, नहीं तो ये शोषण परक व्यवस्था ऐसे ही चलती रहती है। इसी प्रकार समाज का जीवन चलता रहता है। प्रतिद्वंदिता में सबका ध्यान उन सीमित संसाधनों की छीना झपटी में ही लगा रहता है। वो ये सोचते समझते ही नहीं कि क्यों ना हम संसाधनों को विकसित कर लें अपनी आवश्यकता अनुसार और इस प्रतिद्वंदिता, लड़ाई, झगड़े आदि से छुटकारा पा लें। और इस प्रकार सदैव संसाधन सीमित ही बने रहते हैं और प्रतिद्वंदिता लगातार हमारे जीवन में बनी रहती है। ऐसे ही हम सब नासमझी में परिस्थितिवश दुखों को एक दूसरे के लिए उत्पन्न करते रहते हैं और उनसे ही जूझते रहते हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि हम में से कोई इतना समझदार नहीं हो जाता कि वो इस समस्या पर चिंतन करे और कोई समाधान निकाले। वो कोई समाधान निकालकर लोगों के बीच रखता है। यदि लोगों की समझ में वो समाधान आता है और वो सब उसे स्वीकार करते हैं तो फिर वो समाधान व्यवस्था का अंग बन जाता है। इसी प्रकार निरंतर व्यवस्थाएं बनती और सुधरती रहती हैं और ये सुधार संशोधन तब तक चलता रहेगा जब तक कि संसाधन हमारी आवश्यकता अनुसार पूरे नहीं हो जाते। नई व्यवस्था में संसाधन आसानी से पूरे हो जाएंगे। इस प्रकार प्रतिद्वंदिता भी समाप्त हो जाएगी और फिर स्वाभाविक रूप से सहयोगिता का जन्म होगा। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि वो लोग जो कि संसाधनों पर काबिज रहते हैं वो भी ठीक से उन संसाधनों को सही से भोग नहीं पाते और उनका जीवन भी भययुक्त ही रहता है। हाँ, उनका जीवन इन दासों से बहुत बेहतर रहता है, परंतु इनके भी अपनी कई ऐसी समस्याएं रहती हैं जो कि दासों की नहीं होती। तो कुल मिलाकर सभी दुखी और असंतुष्ट जीवन जीते हैं। इसीलिए एकमात्र उपाय व्यवस्था को सही करना ही है, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाना। दो पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, उससे क्या कुछ सही हो जाता है? कुछ भी सही नहीं होता, केवल समय ही नष्ट होता है। और आरोप लगाने के बाद भी तो व्यवस्था ही सही करनी होगी ना। सही व्यवस्था में प्रतिद्वंदिता का जन्म ही नहीं होगा। सहयोगिता की स्थापना जब सभी को सारी वस्तुएं, सेवाएं, सुख सुविधाएं आदि इच्छानुसार उपलब्ध होती रहेंगी और इस व्यवस्था को समझेंगे तो लोगों को अनुभव भी होगा और समझ भी आएगा कि ये सभी प्रकार के सुख तभी उपलब्ध हो सकते हैं जबकि हम सब आपस में सहयोग करें। इससे लोगों को सहयोग की उपयोगिता और प्रतिद्वंदिता की हानि समझ में आएगी, जिससे वो स्वाभाविक रूप से सहयोग की तरफ उन्मुख होंगे, प्रेरित होंगे और व्यवस्था भी उन्हें उसी ओर प्रेरित कर रही होगी, क्योंकि मैंने व्यवस्था में वो सारे कारण समाप्त कर दिए हैं जो कि लोगों को आपस में प्रतिद्वंदिता करने को बाध्य या प्रेरित करते हैं। और इस व्यवस्था का सांचा ढांचा मैंने ऐसा तैयार किया है जिसमें प्रतिद्वंदिता करना संभव भी नहीं हो सकेगा, केवल सहयोग के लिए ही प्रेरित होगा और वो भी स्वेच्छा से। इस प्रकार सहयोग की स्थापना होगी जिससे विश्व वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा भी फलित होगी। अर्थात पूरा संसार ही एक कुटुंब है। हम सब एक ही वृक्ष के विभिन्न बीज हैं। सारे अपराध जड़ से समाप्त, सभी अपराध सुख के संसाधनों को पाने के लिए ही होते हैं। और नई व्यवस्था में तो सभी प्रकार के सुख आसानी से ही सभी को उनकी रुचि के आधार से प्राप्त रहेंगे ही, तो सभी प्रकार के अपराधों का भी अभाव हो जाएगा संसार में। और व्यवस्था भी कुछ इस प्रकार की है कि कोई चाहकर किसी प्रकार का अपराध नहीं कर पाएगा। वैसा करके उसे कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे संभव लाभ तो ऐसे ही सबको मिल रहे होंगे। अब जब कोई अतिरिक्त लाभ ही नहीं मिलेगा अपराध करने से, बल्कि हानि ही होगी, तो भला कोई मनुष्य सोचेगा भी क्यों कोई अपराध करने के बारे में। अभी तो मनुष्य झूठ भी इसलिए बोलता है क्योंकि उससे उसे कोई ना कोई तात्कालिक या दूरगामी लाभ हो रहा होता है, या लाभ की संभावना उसे दिख रही होती है। बाकी बड़े अपराध तो बिना किसी लाभ की संभावना के संभव ही कैसे होंगे। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किसी भी अपराध का जन्म ही नहीं होगा इस नई व्यवस्था में। सब निर्भय होकर जिएंगे। सभी प्रकार की नकारात्मकता की समाप्ति। ऊपर की चर्चा से हम समझ सकते हैं कि जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मकता के लिए उन संसाधनों का सीमित होना ही मुख्य कारण है।
और संसाधना का विकसित ना कर पाने का कारण हमारे अंदर समझ का कम होना है। तो एक कारण बाहर और एक कारण अंदर है। अपने अंदर समझ और बाहर में संसाधनों का सीमित होना ही मुख्य कारणों में से है। जब हमारे अंदर में समझ उत्पन्न हो जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि प्रतिद्वंदिता में तो हम उन संसाधनों को भी अच्छे से भोग नहीं पाते जो कि हमारे पास उपलब्ध भी होते हैं, आपसी छीना झपटी के कारण, तो क्यों ना कोई ऐसी व्यवस्था कर ली जाए कि एक तो जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उनका समान वितरण हो जाए, और दूसरा यदि संसाधन कम है तो उसका भोग सामाजिक आधार से कर लिया जाए बजाय व्यक्तिगत आधार के। इससे संसाधना का उपयोग भी सभी कर सकेंगे और उनकी कमी भी नहीं अनुभव होगी, और जो संसाधन पर्याप्त हैं उनका उपयोग व्यक्तिगत आधार से भी कर सकते हैं। युद्धों में तो सभी प्रकार के संसाधनों का नाश ही होता है। सही व्यवस्था होने से सारी नकारात्मकता हमारे जीवन में उत्पन्न होनी बंद हो जाएगी और एक सकारात्मक वातावरण का जन्म होगा। एक नए प्रकार के जीवन का उदय होगा, एक नए युग का सूत्रपात होगा जो संभवतः पहले कभी नहीं हुआ। सभी प्रकार के प्रचारों से मुक्ति, ये जो हम टेलीविजन में सारे प्रोग्राम्स के तहत प्रचार देखते हैं या सड़कों पर होर्डिंग्स देखते हैं, इन सबसे भी इस नई व्यवस्था में मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रचार के लिए इंटरनेट पर एक वेबसाइट होगी जिस पर आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस आदि के बारे सारी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मैंने देखा है कि जब हम कोई प्रोग्राम टेलीविजन में देखते हैं तो उसमें कई बार प्रचार बीच बीच में आते रहते हैं, जिससे हम परेशानी महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी प्रोग्राम बिना किसी रुकावट के देखें। दूसरा, सड़कों पर लगे प्रचार से कई बार विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि ये प्रचार कई बार लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तेज हवाओं में भी ये सड़कों पर टूटकर लोगों के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे जान और माल की बहुत हानि होती है। और फायदा ये होगा जैसे कागज और रंग की बचत होगी। इसमें जो मशीनें प्रयोग होती है उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे प्राकृतिक संसाधन की भी बचत होगी, जिसको हम किसी और आवश्यकता में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लोगों का जो परिश्रम होता है उससे भी मुक्ति मिलेगी और हमारे पास अधिक समय होगा अपनी रुचि के अनुसार जीवन जीने के लिए। और सबके पास उच्च गुणवत्ता वाले और बड़े टेलीविजन होंगे जिनसे हम और भी सुख प्राप्त कर सकेंगे बिना किसी अवरोध के। सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य का उदय, सही व्यवस्था होने के बाद हम सभी आसानी से समझ सकते हैं कि जीवन में व्यक्ति सत्य पर आधारित जीवन ही जिएगा, परिवार में एक दूसरे से प्रेम ही करेगा, समाज में न्याय पूर्वक ही जिएगा और सारी समष्टि को संतुलित ही रखेगा, वो भी स्वाभाविक रूप से, ना कि कोई जोर जबरदस्ती से। जीवन में सभी प्रकार की शांति अंदर और बाहर दोनों ओर बनी रहेगी सदैव। लड़ाई झगड़े का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा हमारे जीवन में। आप ही बताऊं, जब सबको सब कुछ की सुविधा रहेगी समान रूप से, सबका जीवन स्तर समान होगा, सब अपनी इच्छा से जो भी जानना चाहेंगे जान सकेंगे, जो भी करना चाहेंगे कर सकेंगे, जो भी भोगना चाहेंगे भोग सकेंगे, पारिवारिक कोई समस्या की संभावना नहीं रह जाएगी, सामाजिक समस्या की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ेगी, कोई समस्या आ भी रही होगी तो बड़ी आसानी से और त्वरित गति से हल हो जाएगी। अब किस बात के लिए आपस में हम झगड़ेंगे, किस लिए आपस में प्रतिद्वंदिता करेंगे, किस लिए चोरी या अपहरण की बात सोचेंगे, किस लिए दूसरे को हमसे कष्ट होगा? मुझे तो कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता, परंतु यदि आप में से किसी को कोई कारण दिखाई पड़े तो मेरा ज्ञानवर्धन अवश्य करें। इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी, जिससे कि उस कारण को दूर कर इस व्यवस्था को और अधिक सुख कारक बनाया जा सके। पारिवारिक सुखों की प्राप्ति परिवार के अंदर भी सभी झगड़ों के मूल में आर्थिक कारण ही रहते हैं, वो चाहे गरीब हो या अमीर। दोनों भविष्य के प्रति इस भय से ही भयभीत रहते हैं कि पता नहीं भविष्य में कितना धन पर्याप्त होगा, और अपनी अपनी संभावनाओं से अधिकतम धन एकत्रित कर लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें यह निश्चित नहीं होता कि कितना धन उनके लिए पर्याप्त होगा, लगातार एकत्रित करते ही चले जाते हैं बिना ये चिंतन किए कि आखिर कब इसका उपयोग करेंगे, या केवल एकत्रित करना ही ध्येय था। परंतु नई व्यवस्था को मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया है कि धन को एकत्रित करने का कोई भी ना तो कारण होगा और ना ही कोई एकत्रित कर सकेगा। परिवार के अंदर सभी सदस्य एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होंगे।
वो केवल तभी एक दूसरे के साथ रहेंगे यदि वो ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में सुख होता है। परिवार बनने के पीछे एकमात्र कारण प्रेम ही होगा। जिन लोगों को एक दूसरे को देखकर यह अनुभव होता है कि हम एक दूसरे के साथ रहकर सुख का अनुभव करेंगे, वे ही परिवार के रूप में रहेंगे। और यदि बाद में उन्हें लगे कि अब एक दूसरे के साथ सुख अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो वे स्वेच्छा से अलग हो सकेंगे और एक नया परिवार बनाने की खोज में लग सकेंगे। इससे सभी का पारिवारिक जीवन सदैव सुखी ही रहेगा और ये अच्छा भी है। जिन लोगों ने जिस ध्येय के लिए जो भी संबंध बनाया है, वो उसी के लिए ही रहना चाहिए, तभी उसमें कोई सार्थकता अनुभव होती है। यदि जीवन में आर्थिक स्थिति सबकी समान हो और शिक्षा सही हो, तो परिवार सुखी ही रहता है। परिवार का आधार प्रेम ही होना चाहिए, ना कि कुछ और। सामाजिक सुखों की प्राप्ति जब सबकी आय समान होगी और सबके पास सभी कुछ होगा, उनकी इच्छा अनुसार, समाज सभी सुख सुविधाओं से भरपूर होगा और सभी प्रकार से सुरक्षित होगा। भविष्य के प्रति किसी को कोई चिंता नहीं होगी। ज्ञान विज्ञान सही दिशा में गति कर रहा होगा, जिससे नए नए सुख के साधन निरंतर उत्पन्न हो रहे होंगे। अब इसके अलावा कोई कारण ही नहीं रहता कि कोई भी सामाजिक दुख हो सके। समाज का आधार न्याय होता है, जिसका अर्थ है सभी का समान अधिकार। इच्छा अनुसार और आवश्यकता अनुसार जिनको जो चाहिए वो उनको मिलता रहे। सार्वजनिक सुख सुविधाएं सभी को समान रूप से मिलती रहेंगी सदैव। इस प्रकार समाज अपनी समरसता को उपलब्ध रहेगा। कोई भी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बच्चे हों या वृद्ध हों, वो दिन रात में कहीं पर भी हो और अपने आप को प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित अनुभव करते हों। ये ही किसी समाज के सुख की आदर्श स्थिति होती है। इस नई व्यवस्था में ये स्थिति बहुत ही शीघ्रता से आ जाएगी, ऐसा मेरा आकलन है। आपको क्या लगता है? यदि आप में से किसी की राय भिन्न हो तो वे कारण सहित मुझे जरूर बताएं। सामष्टिक सुखों की प्राप्ति, जब इस पृथ्वी पर सब कुछ सुखी और संतुलित अवस्था में रहता है, तो समझो कि ये आदर्श स्थिति है। ना कोई दुख, ना कोई प्रदूषण हो इस समष्टि में। मनुष्य सुखी हो, पशु पक्षी सुखी हो, वृक्ष वनस्पति चारों तरफ लहलहा रही हो और पदार्थ प्रदूषित ना हो, अर्थात हवा पानी भोजन सब कुछ प्रदूषण रहित हो, तो समझो कि हम सब समष्टिक सुखों से भरपूर हैं। समष्टिक सुखों का आधार पुण्य होता है। प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित। अब कुछ लोग ये कहते रहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता है। चलो थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं और अब समझने का प्रयास करते हैं कि इस नई व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग सुनिश्चित कैसे होगा। कुछ उदाहरणों से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज कैसे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। एक सड़क का उदाहरण लेते हैं। आज सड़क बनने के बाद मुश्किल से 6 माह या 1 वर्ष तक ठीक बनी रहती है और उसके बाद या तो उसे फिर से बनाना होता है और या तो उस टूटी हुई सड़क पर अपने वाहनों को चलाकर उन्हें जल्दी से नष्ट कर लेते हैं। टायर जल्दी से घिस जाते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी बदलना पड़ता है। गड्ढों से जो कष्ट होता है वो अलग। इंजन और दूसरे पार्ट्स भी जल्दी खराब आ जाते हैं। वाहन जो कि 25 वर्ष सही से चल सकता था, वो 10 वर्ष में ही प्रयोग करने लायक नहीं रहता। इस प्रकार या तो प्रत्येक वर्ष सड़क में प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करते रहें या तो वाहनों में प्राकृतिक संसाधनों को प्रयोग करते रहें। दोनों ही अवस्थाओं में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अधिक होगा और प्रदूषण भी अधिक होगा। अब इस नई व्यवस्था में क्या होगा, सड़क और वाहनों के बाबत इसे समझने का प्रयास करते हैं, जिससे फिर अंतर करना आसान हो सकेगा। नई व्यवस्था में सारे कार्य सरकार के द्वारा ही नियंत्रित होंगे और नया अर्थशास्त्र सामाजिक लाभ के आधार पर ही कार्य कर रहा होगा। ऐसे में गुणवत्ता वाली सड़क ही बन रही होगी, जो कि अभी विभिन्न प्रकार भ्रष्टाचार के कारण नहीं बन पाती। यदि मेरे पास सूचना सही है तो हमारे पास अभी इतना तकनीकी ज्ञान विज्ञान है कि जिससे 20 वर्ष तक अच्छे से कार्य करने वाली सड़क का निर्माण कर सकते हैं। चलो इसको आधा भी मान लें तो 10 वर्ष तक तो दोबारा सड़क बनाने की जरूरत होगी नहीं। इससे 10 गुना प्राकृतिक संसाधन की बचत होगी। दूसरा, इसमें 10 गुना समय भी बचेगा, जिसमें हम या तो दूसरे कार्य कर सकते हैं और या तो जीवन के दूसरे सुख प्राप्त कर सकते हैं, जो कि समय ना होने के कारण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की और मानव संसाधन की भी बचत होगी। वाहन भी 25 वर्ष तक कार्य कर सकेंगे।
सड़क बनाने में भी मशीनें अधिक प्रयोग नहीं होंगी। इससे मानव संसाधन और प्राकृतिक संसाधन दोनों का ही दुरुपयोग नहीं होगा। इस प्रकार इनका सदुपयोग सुनिश्चित होगा इस नई व्यवस्था में। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों के बारे में भी समझ सकते हैं। अभी की व्यवस्था में क्या होता है कि किसी को भी सही मांग का पता नहीं होता कि किस खाद्य पदार्थ की कितनी मांग होने वाली है। सभी किसान अपने अपने अनुमान से फसलों की बुवाई करते हैं और फसल पूरी होने पर पता चलता है कि कुछ फसलें अधिक उत्पन्न कर चुके, जिससे उन फसलों की आपूर्ति मांग से अधिक होने के कारण फसल का मूल्य भी सही नहीं मिलता और उसे वो मंडी की सड़कों पर फेंक कर चले आए। अब ये प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन दोनों का दुरुपयोग ही तो हो रहा है। इससे जो दुख उत्पन्न होता है वो अलग से। अब इसको नई व्यवस्था में समझने का प्रयास करते हैं। नई व्यवस्था में मुक्त मांग होने के कारण पर्याप्त मांग होगी और पहले से ही पता होगी। फिर सरकार के द्वारा ही कृषि में कार्य करने वालों को बताया जाएगा कि कहाँ कौन सी फसल और कितनी मात्रा में उत्पन्न करनी है। इससे मांग के आधार से आपूर्ति होने के कारण और पूरा कार्य सरकार के निरीक्षण में होने के कारण ना तो कुछ अधिक या न्यून उत्पन्न होगा और ना ही इससे किसी को कोई व्यक्तिगत हानि ही होगी। इससे प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन का दुरुपयोग भी नहीं होगा और उच्च गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इस प्रकार आप हजारों प्रोडक्ट्स में समझ सकते हैं कि खराब व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधन का कितना दुरुपयोग होता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता और भी बढ़ जाती है। मानव संसाधन भी अनावश्यक रूप से सदैव लगा ही रहता है और फिर भी दुखी ही रहता है। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों की सीमितता की समस्या सही व्यवस्था में नहीं रहेगी और या तो बहुत ही न्यून रहेगी। ऊपर के चिंतन मनन से हम समझ सकते हैं कि यहाँ सब कुछ बहुत ही घनिष्ठता से आपस में जुड़ा हुआ है कि यदि एक में खराबी होगी तो दूसरा भी खराब हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए हमें सारा ही ठीक रखना होगा। ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिसमें बुराई शुरू होने का कोई कारण ही ना रहे, ताकि कोई खराबी उत्पन्न ही ना होने पाए। इसलिए सदैव कारणों पर कार्य होना चाहिए, ना कि केवल प्रभावों पर। इसमें किसी को कोई बात गलत लगी हो तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, आप सभी का सदैव स्वागत रहेगा। लेकिन यदि मेरी किसी बात से किसी को कोई ठेस लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। खराब व्यवस्था में कितना भी सही क्यों ना बोला जाए, उससे भी किसी ना किसी को ठेस लग ही जाती है। ये खराब व्यवस्था का ही असर होता है। किसी को भी ठेस पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सभी का सुख कैसे सदैव बना रह सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मैंने ये प्रयास किया है। यदि किसी को लगता है कि उसके पास इसमें कुछ जोड़ने से या इसमें से कुछ हटाने से लोगों का सुख और अधिक हो सकता है, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो मेरे पास आएं और इस पुस्तक को और अच्छी बनाने में सहयोग करें। आपको आपकी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। अधिक अच्छा होगा कि यदि आप अच्छे से उसका पूरा ड्राफ्ट बनाकर लाएं। इससे आपकी बात आसानी से समझ सकेंगे और आप भी आसानी से समझा सकेंगे। आपका दिल से धन्यवाद होगा।